Hello, dear students. Welcome to English A to Z by Mayank Vaid. Today, we are going to discuss chapter number 11 from Standard 10 Social Science textbook. And the chapter is India Water Resources. तो भारत का जलीय स्रोत यानी कि पानी एज अ रिसोर्स क्या अहम किरदार निभाता है, तो आप वाटर रिसोर्स में क्या क्या चीज़ें काउंट कर सकते हो और हमें वाटर मैनेजमेंट पानी को बेहतर रूप से क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, वो सारी जानकारी हम ये चैप्टर में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया और व्हाट यू कॉल इंडिया वाटर रिसोर्सेज। वाटर इन लाइफ. Life came about on the earth in water. There is no other option for water resource and it is limited. All life is sustained due to water. Water is required for drinking, domestic use, agriculture and industry. Water shortage is created due to increase in population and excessive use, so it is necessary to use water rationally. तो पानी यानी कि जल ही जीवन है और पृथ्वी पे ये जो जीवन है वो जल से ही आया है। जल एक रिसोर्स के तौर पे ऐसा रिसोर्स है जिसका कोई ऑप्शन यानी कि कोई विकल्प नहीं है, पर हमें याद ये रखना है कि वाटर एज अ रिसोर्स यानी कि पानी एक स्रोत के रूप में लिमिटेड क्वांटिटी में है, यानी कि सीमित मात्रा में। हम जानते हैं हमारा बॉडी का मेजॉरिटी पार्ट भी पानी का ही है और पानी से ही सारा जीवन शुरू हुआ था। और मूल बात यह है कि पानी का जो क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड फॉर्म में है। ऑल लाइफ इज सस्टेन ड्यू टू वाटर, सारा जीवन जल के कारण ही काम करता है। अगर पानी नहीं है तो जिंदगानी नहीं है। इतना ही नहीं, पानी हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? पानी को हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, पीने के लिए या घरेलू उपयोग के लिए, खेती बाड़ी में या अलग अलग उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया यानी कि जनसंख्या में वृद्धि हुई, वैसे ही पानी का उपयोग भी बढ़ता गया और इसीलिए कहीं ना कहीं पानी की कमी महसूस हुई या पानी की शॉर्टेज क्रिएट हुई। और इसीलिए हमें आज से पानी का रैशनल यानी कि तर्क संगत यूज करना पड़ेगा। अगर हमने सोचे बिना ऐसे ही पानी का यूज करना चालू रखा तो हो सकता है हमारे पास पानी का एक्यूट शॉर्टेज आ जाए। Sources of water. There are three sources of water. First one, rainwater. Rain is the original source of water on the earth. River, lakes, streams and wells are secondary sources of fresh water. All these sources are due to rainfall. तो पानी के स्रोत यानी कि पानी हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? तो पानी के बेसिकली तीन मुख्य स्रोत है यानी कि सोर्सेज है, जिसमें से पहला है बारिश का पानी, वर्षा का पानी। तो बारिश का पानी पृथ्वी पर पानी का मूल स्रोत है यानी कि मेन सोर्स है। नदियां, झीलें, जलधाराएं और कुएं ताजा पानी के लिए दूसरे नंबर के स्रोत है। तो बारिश का पानी मेन सोर्स है और उसके बाद ये रिवर्स, लेक, स्ट्रीम्स एंड वेल्स आते हैं जिसको हम फ्रेश वाटर के लिए सेकेंडरी सोर्स बोल सकते हैं। और ये सभी स्रोत, चाहे आप नदियां, झील, ये सारी चीजों का बात करोगे तो वो सेकेंडरी इसलिए है क्योंकि ये भरते कैसे हैं? रेनफॉल के बजाय, यानी कि पानी के ही चलते ये सेकेंडरी सोर्स काम करते हैं। Then the second source is the surface water. The water on the surface earth is found in the form of rivers, lakes, ponds, seas. This is called surface water. Rivers are the main source of surface water. Surface यानी कि ऊपरी सतह, पृथ्वी के ऊपर यानी कि पृथ्वी के सरफेस पे जो पानी है उसका यहाँ पे जिक्र है। तो अर्थ के सरफेस पे पानी नदियां, झील, तालाब, समुद्र के रूप में देखी जाती है और ये सारे पानी को, ये सारे वाटर को हम सरफेस वाटर बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ के ऊपर के सरफेस पे है।
अब जैसे रेनफॉल जो था वो पानी का यानी कि वाटर का मेन सोर्स था, वैसे ही यहाँ सरफेस वाटर के लिए रिवर्स यानी कि नदियाँ मुख्य स्रोत यानी मेन रिसोर्स है। वो कैसे? अब देखो, सारे समुद्र वो भरते हैं नदियों के चलते ही, और इसीलिए सरफेस वाटर के लिए रिवर्स आर द मेन सोर्स। Then the third one, groundwater. Groundwater is an important source of water. The rainwater gets absorbed by the lower strata of the land. The volume of groundwater is unlimited. In the northern plains of India, there is about 42% of groundwater. In southern India, there is less of groundwater due to the plateau and mountainous regions. The source is used the most for irrigation. There is overuse of groundwater, so it should be replenished by rainwater harvesting. तो ग्राउंड वाटर यानी कि जमीन के अंदर होता है। अब देखो, जो सबसे पहला सोर्स था रेनफॉल, वो था हमारे ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। फिर आया सरफेस वाटर यानी कि पृथ्वी वाला। अब पृथ्वी के अंदर यानी कि ग्राउंड वाटर, जिसको भूजल भी बोला जाता है, तो ये ग्राउंड वाटर है, वो भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और बारिश का पानी जैसे जमीन पे गिरता है और वो जमीन में नीचे उतरता है, तो नीचे का जो स्तर है उससे ये अवशोषित होता है यानी कि एब्जॉर्ब होता है। पानी जमीन पे गिरेगा तो जमीन उसको सोख लेगी और फिर वो अंडरनीथ हो जाएगा, मतलब फिर वो ग्राउंड वाटर का हिस्सा हो जाएगा। ये ग्राउंड वाटर का जो क्वांटिटी है वो अनलिमिटेड है, वो असीमित है। भारत में ज्यादातर उत्तरी मैदान में लगभग 42% ग्राउंड वाटर है, जबकि दक्षिण में पहाड़ के चलते या हाइट के चलते वाटर रिसोर्स इतना ज्यादा नहीं है जितना उत्तरी भाग में है। ज्यादातर ये ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल जो है वो सिंचाई के पर्पज से होता है, और ग्राउंड वाटर का हमने इतना ज्यादा उपयोग चालू कर दिया है कि हमें अब ये रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का यानी कि उसको संचय करने का टाइम भी आ गया है। वाटर रिसोर्स एंड यूजेस। पानी एक संसाधन के तौर पे और उसके यूजेस यानी कि इस्तेमाल, उसमें सबसे पहला आता है इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए पानी का कैसे इस्तेमाल होता है। About 84% of water in India is useful for irrigation. About 1500 liters of water is required to produce 1 kilogram of wheat. Crops like paddy, jute, sugarcane crops require more water. In 2nd century, the famous canal Grand Anicut was constructed across the river Kaveri. In 1882, the Eastern Yamuna Canal was constructed in Uttar Pradesh. तो भारत में लगभग 84% पानी इरिगेशन के लिए उपयोगी है। पर पानी एग्रीकल्चर के लिए क्यों सबसे ज्यादा अहम है? तो आप समझो कि 1 किलो अगर आपको गेहूं उगाना है तो उसके लिए आपको लगभग 1500 लीटर पानी का आवश्यकता होगा। इतना ही नहीं, ये गेहूं के जैसे दूसरे फसल जैसे कि चावल ले लो या जूट ले लो या गन्ना ले लो, ये सारे फसलों को भी सबसे ज्यादा पानी चाहिए। और इसीलिए पानी का जरूरत जितना हमें है यानी कि पीने के लिए हमें पानी का आवश्यकता है, इतना ही जरूरी लाइफ को सस्टेन करने के लिए यानी कि खाने के लिए जो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, वहां पे भी पानी इतना ही जरूरी है। और इसीलिए शायद आज से तकरीबन 1800 साल पहले यानी कि 2nd सेंचुरी में सबसे मशहूर ऐसा ग्रैंड एनिकट कैनाल नहर जो कावेरी रिवर पे बनाया गया था। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में पूर्वीय यमुना कैनाल का निर्माण यानी कि पूर्वीय यमुना नहर का निर्माण 1882 में हुआ था। तो यही दिखाता है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पानी का कितना इम्पोर्टेंस है, और ये बात को हमने पहले से जाना और माना, और इसीलिए आज से कई साल पहले हमने हमारे हिसाब से
ये नहरें बनाना शुरू किया ताकि हमें इरिगेशन के लिए सही ढंग से पानी मिल पाए। देन द नेक्स्ट वन, पहला इरिगेशन के तौर पे हमने देखा कि पानी का क्या इस्तेमाल है। अब यहाँ पे देयर आर थ्री मीडियम्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। सिंचाई के लिए आप अलग अलग तीन माध्यम का इस्तेमाल करते हो स्पेशली भारत में, जिसमें से पहला है वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, दूसरा है कैनल्स एंड तीसरा है पॉन्ड। तो ये तीन माध्यम में सबसे पहला है वेल यानी कि कुएं या ट्यूबवेल्स, फिर दूसरा आता है कैनाल यानी कि नहरें, एंड पॉन्ड्स यानी तालाब। The wells are most extensively used medium as resource. तो सिंचाई के तौर पे ज्यादातर कुओं का इस्तेमाल होता है और ये सबसे पॉपुलर मीडियम है, आप ऐसा बोल सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर में ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम दे के रखा है। आज से कई साल पहले कुएं में से कुछ इस तरीके से पानी निकाला जाता था। फाइन। फिर धीरे धीरे चेन पंप आया, उसको एक पुली से जोड़ दिया, फिर ऐसे ही ये वाटर व्हील वाला सिस्टम आया, हम कुएं से ऐसे भी पानी निकालते थे। So these are the different ways, to abstract water for the purpose of irrigation in agriculture field, and these are very traditional or ancient method, let me tell you. Canals and ponds come at a second and third place. Canal irrigation is mainly used in plains of Satluj, Ganga and Yamuna, and also in the delta regions of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers in the eastern coastal plains. Wells and tube wells are very common in alluvial plains. Irrigation by ponds is mostly practiced in the eastern and southern states. अच्छा, तो सबसे पहला कुआं यानी कि वेल्स आते हैं इरिगेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाले, और दूसरे और तीसरे स्थान पे आती है नहरें और तालाब। नहरें जो है सिंचाई के उपयोग में ज्यादातर सतलुज, गंगा, यमुना के मैदानों में और उसके साथ साथ पूर्वी तटीय मैदानों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा रीजन में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी जगह पे कैनाल इरिगेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी कि नहरों का सिंचाई के तौर पे इस्तेमाल होता है सतलज, गंगा, यमुना के एरिया में, और उसके साथ साथ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये नदी का जो डेल्टा रीजन है जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं है पूर्वीय तटीय मैदानों से है। फिर वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन अलुवियल प्लेन्स। तो वेल्स एंड ट्यूबवेल्स का ज्यादातर इस्तेमाल अलुवियल क्षेत्र में होता है इरिगेशन, और इसीलिए इंडिया में सबसे ज्यादा सॉइल अलुवियल सॉइल है और इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है वेल्स एंड ट्यूबवेल्स एज अ इरिगेशन मीडियम। Irrigation by pond is mostly practiced in eastern and southern state. तो तालाब के द्वारा सिंचाई का ज्यादातर उपयोग पूर्वीय और पश्चिमी भारत में किया जाता है। तो ये थर्ड नंबर पे आता है। तो आप ऐसे समझ लो इरिगेशन के मीडियम जो तीन हिस्सों में हमने डिवाइड किए थे, सबसे पहला था वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, फिर दूसरा आता है कैनल्स एंड तीसरा आता है पॉन्ड। पहला वाला वेल्स एंड ट्यूबवेल्स ज्यादातर अलुवियल प्लेन में इस्तेमाल होता है एज अ मीडियम ऑफ इरिगेशन, वेरेज कैनल का इस्तेमाल डेल्टा रीजन में होता है ज्यादातर डेल्टा के पूर्वीय तटवर्ती मैदानों में, और उसके साथ साथ ये सारी रिवर्स के नाम आप याद रखो, सतलज, गंगा, यमुना, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, दैट्स इट। फिर आता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज यानी कि एक से ज्यादा उद्देश्य है ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसी परियोजनाएं, यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएं आप उसको बोल सकते हैं। Instead of letting the river water flow off into the sea, it can be harnessed for various uses. तो नदी का पानी समुद्र में बहने देने के बजाय उसके आप अलग अलग उपयोग कर सकते हो या उसको अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हो, और इसीलिए a multi-purpose project means to undertake well-planned reservoir construction work across the perennial rivers containing large volume of water. तो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब ही ये है
कि आप पानी के सोर्स के जगह पे आप एक ऐसा कंस्ट्रक्शन करो जिससे आप नदी का बहाव है उसको कंट्रोल कर सकते हो और वही पानी को आप अलग-अलग तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, अलग-अलग यूटिलिटी द्वारा इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। सो द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिसका एक से ज्यादा पर्पज यानी कि उद्देश्य हो ऐसा। These projects help to solve the problem of the need of water for irrigation, drinking, domestic use, and industry. They control floods and stop soil erosion. The project helps in producing electricity, providing water routes in the form of canals. The reservoir provides facilities for fishing. Multi-purpose projects help in wildlife and marine life preservation and also become recreation centers. तो ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है इससे पीने का पीने का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, इरिगेशन यानी कि सिंचाई का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और उद्योगों के लिए जो पानी चाहिए उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इतना ही नहीं, दे कंट्रोल फ्लड्स एंड स्टॉप सॉइल इरोजन। ये जो है वो बाढ़ को नियंत्रित करता है और सॉइल इरोजन को भी कहीं हद तक रोकता है। ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के चलते आप बिजली उत्पादन कर सकते हो और सारी नहरें हैं वहां पे एक जलमार्ग बना के आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो जलाशय बनते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बाजू में या नजदीक में, उसमें आप मछली पकड़ने का भी काम कर सकते हो और ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये समुद्री और वन्य सृष्टि को एक तरीके से संरक्षण प्रदान करती है और उसके साथ साथ ये जीवन में मनोरंजन का केंद्र बनने का भी काम कर सकती है। जैसे आप देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाजू में जो सरदार सरोवर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, वहाँ एक बड़ा सा रिजर्वोयर है जहाँ आप बोटिंग कर सकते हो या घूम सकते हो और वो नज़ारा भी देखने लायक है। उसके नज़दीक में एक पूरा वाइल्ड लाइफ रिक्रिएशनल सेंटर भी बनाया है। तो ये सारी चीज़ें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के चलते पॉसिबल है, इसीलिए इसको मल्टीपर्पज यानी कि बहुउद्देशीय। पानी भी मिलता है पीने के लिए, इंडस्ट्री को भी पानी मिलता है, आपको इरिगेशन के पर्पज के लिए भी पानी मिलता है, फिशरीज के लिए भी पानी अवेलेबल होता है, बोटिंग के लिए यानी कि जो सारे एंटरटेनमेंट के माध्यम है उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए या सेक्शन ए के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये समझना और याद रखना जरूरी है। भारत के प्रमुख मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जिसमें से भाखड़ा नांगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो सतलज रिवर पर स्थित है और आप ऐसा समझ लो अगर आपको रिवर के बारे में पता है कि वो रिवर कहाँ से निकलती है, कौन से राज्य से निकलती है और कहाँ जाके समंदर में मिलती है, तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। तो सतलज रिवर है वो 3 स्टेट्स को जोड़ती है या 3 स्टेट से गुजरती है, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। सो नेचुरली ये तीनों स्टेट्स को बेनिफिट होगा भाखड़ा नांगल डैम जो सतलज रिवर पे बना है। कोसी रिवर पे कोसी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना है और वो बिहार से बिलोंग करता है, तो इससे बिहार को फायदा है। वैसे ही दामोदर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो दामोदर रिवर पे बना है जिससे झारखंड और वेस्ट बंगाल को फायदा होता है। महानदी पे हीराकुड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना है जिससे उड़ीसा को बेनिफिट मिलता है। चंबल वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चंबल रिवर पे बनाया गया है और उससे एमपी एंड राजस्थान को मदद मिलती है। कृष्णा रिवर पे नागार्जुन सागर काफी जाना माना और काफी बार ये एग्जाम में भी आ चुका है। कृष्णा रिवर पे नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बेनिफिट करता है और कावेरी रिवर पे कृष्णराज सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे स्टेट को बेनिफिट करता है। तुंगभद्रा रिवर वो भी साउथ इंडिया का एक रिवर है जो तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से जाना जाता है और इससे भी कर्नाटका और आंध्र प्रदेश को
बेनिफिट मिलता है। नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर यानी कि नर्मदा वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिससे 4 राज्य, ये शायद इंडिया का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेट्स को भी बेनिफिट मिलता है। ये गुजरात में मौजूद है सरदार सरोवर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र को फायदा करवाता है। महिसागर, ये भी गुजरात का रिवर। अब देखो ये चारों रिवर गुजरात के हैं, नर्मदा, महिसागर, तापी एंड साबरमती। महिसागर जो चरोतर रीजन से गुजरता है, आप जानते हो, फाइन। महिसागर वासद नियर आनंद, वहां से ये गुजरता है। सो महिसागर पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कडाना एंड वनाकबोरी और इससे गुजरात से फायदा होता है। सेम वे साउथ गुजरात में जाओगे तो वहां पे आएगा तापी रिवर, सूरत उसका केंद्र स्थान है। तो तापी रिवर पे उकाई एंड काकरापार करके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और जिससे गुजरात को फायदा होता है। सेम वे साबरमती रिवर पे धरोई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और उससे भी गुजरात को फायदा होता है। तो आप देखो गुजरात में ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स काफी है और उससे अच्छी खासी इरिगेशन फैसिलिटी मिलती है और इसीलिए कहीं ना कहीं हमने वो प्रीवियस चैप्टर में देखा इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वहाँ गुजरात ने काफी सारी फसलों यानी कि क्रॉप्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन थ्रू आउट इंडियन स्टेट, भारत के सारे राज्य के कंपेयर में गुजरात का योगदान काफी बड़ा है और कहीं ना कहीं ये बेहतर इरिगेशन फैसिलिटी इसका एक रीजन है। और दूसरा उपजाऊ जमीन, यानी कि हमारे यहाँ अच्छे तरीके से आप अलुवियल सॉइल या ब्लैक सॉइल है वो देख लो, तो ये सारी चीजों का बेनिफिट गुजरात को मिलता है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन, तो सिंचाई क्षेत्र में ये कैसे वितरण होता है पानी का, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस द इरिगेटेड एरिया इन इंडिया हैज इंक्रीज 4 टाइम्स। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में इरिगेशन की सुविधाएं 4 गुना बढ़ गई। इरिगेशन इज प्रैक्टिस इन अबाउट 38% ऑफ नेट सोन एरिया। और इतना ही नहीं, भारत में लगभग 38% हिस्सों में सिंचाई से ही खेतीबाड़ी होती है। More than 40% area of the total area shown is under irrigation in Haryana, Uttar Pradesh, Punjab, Bihar, Jammu Kashmir, Tamil Nadu and Manipur। और स्पेशली ये जो स्टेट्स है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु एंड मणिपुर, ये इलाकों में 40% से ज्यादा इरिगेशन से ही काम होता है। और ये देखो तमिलनाडु और मणिपुर को निकाल के बाकी के जो सारे स्टेट है वो कहीं ना कहीं वो सप्त सिंधु रीजन के ही हिस्से है जहाँ सबसे ज्यादा रिवर्स है और इसीलिए रिवर्स के चलते सबसे ज्यादा इरिगेशन की फैसिलिटी यहाँ पे होती है एंड दैट्स व्हाई दे शेयर मैमथ 40% ऑफ एरिया दैट इज कल्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। इतना ही नहीं, देयर इज अ डिफरेंस रिगार्डिंग द एरिया अंडर इरिगेशन इन एवरी स्टेट। और भारत की भौगोलिक परिस्थितियां इतनी विभिन्न, इतनी अलग अलग है कि हर एक स्टेट में आपको इरिगेशन फैसिलिटी के चलते काफी सारा डिफरेंस नजर आएगा। यानी कि ऐसा हो सकता है कि पंजाब जैसे स्टेट में सबसे ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटी है, तो वहीं पे दूसरे राजस्थान जैसे स्टेट में या कोई और स्टेट में काफी कम इरिगेशन की फैसिलिटी भी हो सकती है पंजाब के कंपेयर में। सो दैट इज बिकॉज ऑफ टोपोग्राफी एंड जियोग्राफिकल डिफरेंसेस। देन द सेम थिंग गोइंग अहेड, ये डिस्ट्रीब्यूशन आगे कैसे काम करता है वो देखते हैं। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स इन आंध्र प्रदेश, delta regions of Godavari, Krishna, Mahanadi and Kaveri have intensive irrigation। तो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है, कोस्ट यानी कि तटवर्तीय इलाका। तो आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी के डेल्टा रीजन में सबसे ज्यादा खेतीबाड़ी जो है या सबसे ज्यादा इरिगेशन की फैसिलिटी है। In Mizoram, only 7.3% of area of total area shown is under irrigation, while it is 90.8% in Punjab। तो हमने प्रीवियस स्लाइड में ये
लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि भारत के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके की इरिगेशन फैसिलिटी है, कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कम है। और वहाँ पे मैंने जिक्र किया था ये इसलिए क्योंकि भारत का जो हर एक स्टेट राज्य है उसका टोपोग्राफी एंड ज्योग्राफी का काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी बदलाव है। और इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे ये नंबर आपसे साझा करवाना चाहता हूँ। जैसे कि मिजोरम में सिर्फ 7.3% एरिया जो है वो इरिगेशन से कल्टीवेट होता है, और वहीं पे पंजाब में इरिगेशन यानी कि सिंचाई से ऑलमोस्ट 91% जगह कल्टीवेट होता है। हाउएवर, 2/3 ऑफ एग्रीकल्चर रीजन इन इंडिया स्टिल डिपेंड्स ऑन रेन वाटर। और ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, पर हकीकत यह है कि भारत में आज भी 2/3 हिस्सों में जो खेती बाड़ी यानी कि एग्रीकल्चर होता है वहां पे रेन वाटर यानी कि बारिश के पानी पे ही आपको डिपेंडेंट रहना है। As wells and tube wells are used for irrigation, the groundwater resource has decreased. तो जैसे जैसे ये कुएं और ट्यूबवेल का इस्तेमाल सिंचाई के लिए बढ़ता गया, वैसे ही ये भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कम होता गया है। द कंट्री इज फेसिंग severe problems as some states abstract groundwater in a large volumes causing a decrease in groundwater। और ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल घटना, उसके पीछे एक और भी रीजन है कि काफी सारे स्टेट्स में ये ग्राउंड वाटर का बिना सोचे समझे बेशुमार इस्तेमाल किया गया, काफी भारी मात्रा में इस्तेमाल किया गया, और इसीलिए ग्राउंड वाटर लेवल पे भी इसका इम्पैक्ट आता है। और इम्पैक्ट से ज्यादा इसका जो क्वालिटी है वहां पे काफी असर होता है। वाटर क्राइसिस यानी कि जल संकट, पानी की समस्या आप एक तरीके से बोल सकते हो। वाटर इज नेचुरल गिफ्ट बट इट इज लिमिटेड, बट increasing population, availability of pure potable water has become a problem. Urbanization and change in lifestyles of people has increased the uses of water. There is a lot of inequality in distribution of water. तो पानी जो है वो एक प्राकृतिक उपहार है, वो नेचुरल गिफ्ट है। पर यहाँ पे कैच ये है, यहाँ पे हमारा समस्या ये है कि ये सीमित मात्रा में यानी कि लिमिटेड क्वांटिटी में है। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई उसी के साथ साथ शुद्ध पीने के पानी का प्रॉब्लम भी बढ़ता गया। इतना ही नहीं, शहरीकरण, लोग गांव से शहर में जाने के लिए ज्यादा बेताब होते गए। तो ये अर्बनाइजेशन के चलते और लोगों का जो लाइफस्टाइल चेंज होता गया यानी कि जीवन शैली में जो परिवर्तन आया, उसके चलते पानी का इस्तेमाल और बढ़ने लगा। और इतना ही नहीं, भारत जैसे राष्ट्र में दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग भौगोलिक डिफरेंसेस के चलते, भौगोलिक बदलाव के चलते कहीं पे ज्यादा पानी है तो कहीं पे कम पानी। तो ये पानी के वितरण का काफी इनइक्वालिटी यानी कि असमानता है, और उसके चलते भी जल संकट यानी कि वाटर क्राइसिस आया है। A lot of water is required to grow grains and cash crops. Wells and tube wells are used for irrigation, so the groundwater resource has decreased. Serious problems like reduction in quality of water and increasing scarcity have to be faced. Besides agriculture, water is used in industry in a large quantities. तो अनाज यानी कि ग्रेन्स और कैश क्रॉप के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होता है। और इतना ही नहीं, सिंचाई के लिए कुएं और ट्यूबवेल का इस्तेमाल होता है, और इसके इस्तेमाल के चलते ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। और क्वांटिटी के साथ साथ इसका क्वालिटी भी रिड्यूस होता जा रहा है, और इससे कहीं ना कहीं पानी की शॉर्टेज यानी कि पानी
कम पड़ने की, पानी की कमी की समस्या का कहीं ना कहीं हमें सामना करना पड़ता है। और एग्रीकल्चर के अलावा पानी का इस्तेमाल उद्योगों में भी काफी बड़ी मात्रा में होता है, और ये सारे यूसेज के चलते आज वाटर क्राइसिस यानी कि पानी की कमी की समस्या हमें खल रही है। फिर आगे, मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर पॉल्यूटेड बाय एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिकली यूज्ड वाटर। तो पानी का ज्यादातर इस्तेमाल उद्योग यानी कि इंडस्ट्री करते हैं, और घरेलू रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे ज्यादातर पानी का पॉल्यूशन यानी कि ये पानी यूज से ज्यादा प्रदूषित होता है। द वाटर क्राइसिस इज इन very alarming stage in arid regions of western Rajasthan and interior area of southern peninsular plateau। और पश्चिमी राजस्थान के जो शुष्क क्षेत्र है वहां पे, और दक्षिणी प्लेटू एरिया में पानी का गंभीर समस्या है, वहां पे पानी की काफी कमी महसूस होती है। Many waterborne diseases have spread due to pollution। और पानी जैसे प्रदूषित होता है, तो वो प्रदूषित पानी का इस्तेमाल करने से काफी सारे पानी से फैलने वाली बीमारियां बढ़ती है। Even today, there is a severe shortage of drinking water in about 8% town and in about 50% of the villages in India। और आज शुद्ध पीने के पानी के लिए भारत के 8% शहरों में तकलीफें हैं, और आधे से ज्यादा गांव यानी कि 50% विलेजेस में आज भी पीने के पानी का समस्या है। The water crisis is a challenge to human livelihood and economic development। और ये जल संकट, ये हमारे जीवन के लिए और आर्थिक विकास के लिए गंभीर समस्या यानी कि एक तरीके की चुनौती ही है। Some ways to preserve water are given below. Creation of reservoirs to preserve water. Efforts can be made to supply water from one river basin to other to raise the groundwater level। तो सबसे पहले पानी के संचय के लिए या पानी के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जलाशयों का निर्माण कर सकते हैं। एक रिवर बेसिन से दूसरी रिवर बेसिन तक पानी पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, और ये सारी चीजों से कहीं ना कहीं हम ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने का कोशिश कर सकते हैं। सॉल्व इंटरस्टेट वाटर प्रॉब्लम्स एट द अर्लीस्ट। अंतरराज्यीय पानी की जो समस्या है उसका शीघ्र ही, तुरंत ही समाधान किया जाए। अब जैसे नर्मदा रिवर गुजरात और मध्य प्रदेश दो जगहों से बह रही है, तो वहाँ जब से ये सरदार सरोवर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब से लेके आज तक काफी सारे विवाद या कंट्रोवर्सी दोनों राज्यों के बीच नर्मदा नदी के पानी के को लेके है। तो कहीं ना कहीं इससे पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, और लॉन्ग रन पे पानी की ही समस्या एक या दूसरे स्टेट को हो सकती है। तो ऐसे प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। Develop the water conservation techniques like watershed development and rain water harvesting। पानी के संचय के लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि बारिश के पानी का संचय करना चाहिए, और वैसे ही वाटरशेड डेवलपमेंट जैसी टेक्निक को बढ़ावा देना चाहिए। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए सबसे पहला तरीका है वाटरशेड डेवलपमेंट। अब ये क्या है, ये समझ लेना जरूरी है ताकि उसके बारे में लिखने में आसानी हो सके आपको। तो अ वाटरशेड इज अ पार्ट ऑफ द रिवर बेसिन वेयर अ ट्रिब्यूटरी मीट्स द मेन रिवर। तो वाटरशेड वो रिवर बेसिन का वो हिस्सा है जहां सहायक नदी मुख्य नदी से मिलती है। अब आप ये पिक्चर में देखो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये पहाड़ से अलग अलग रिवर्स निकलती है, और ये अलग अलग जगह पे जाएगी। और ये सारी जो है, एक है, दो है, तीन है, चार, ये सारी रिवर को हम बोलेंगे ट्रिब्यूटरी रिवर यानी कि सहायक
नदियाँ, और ये जो गाढ़े रंग का है वो है मेन रिवर। तो अब ट्रिब्यूटरी रिवर ऐसा हो सकता है कि ये अलग अलग दिशा में बहती होगी, तो इसको, इन सारी ट्रिब्यूटरी सहायक रिवर को एक दिशा देके एक पर्टिकुलर जगह पे मेन रिवर के साथ जोड़ा जाता है, और ये पूरा जो मैनेजमेंट है उसको बोला जाता है वाटरशेड डेवलपमेंट। तो वाटरशेड डेवलपमेंट इट्स अ नेचुरल यूनिट, ये एक कुदरती यूनिट है। This unit of fresh water can be developed by following program, और ये मीठे पानी का यूनिट आप नीचे के कार्यक्रम के जरिए विकसित कर सकते हो। It can include various programs like preservation of land and humidity, water conservation, tree plantation, afforestation, horticulture, development of pasture। तो आप वाटरशेड डेवलपमेंट के साथ ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, और ये सारे कार्यक्रम भी चला सकते हो, जैसे कि लैंड का फर्टिलिटी बरकरार रखना, उसके साथ साथ लैंड का जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो बरकरार रखना। कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, उससे होगा वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण। इसके साथ आप वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम, या वनीकरण, या बागवानी, या चारागाह विकास करना, ये सारी चीजों को भी शामिल कर सकते हो। यानी कि वाटरशेड मैनेजमेंट एक तरीके से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ही है। वाटरशेड मैनेजमेंट के साथ मैंने जैसे बोला कि ये आप ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण, वनीकरण, बागवानी, या चारागाह का विकसित होना, या जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन से बचाने के साथ साथ उसमें ज़्यादा फर्टिलिटी बरकरार रखना, ये सारे प्रोग्राम्स आप इनिशिएट कर सकते हो। फॉर दिस पर्पज पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इज नेसेसरी अलोंग विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, कलेक्टिव एफर्ट्स, मतलब सबका यहाँ पे योगदान होना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के साथ साथ यहाँ पे लोकल लोगों की यानी कि स्थानीय लोगों की भागीदारी भी इतनी ही जरूरी है। बिकॉज नेचर इज मेंट फॉर एवरीवन, ये हम सबके लिए प्रकृति है, और इसीलिए ये प्रकृति की रक्षा करना, या प्रकृति के कोई एक हिस्से को, चाहे आप पानी को सोर्स या रिसोर्स के तौर पे लेते हो, या कोई भी और प्राकृतिक धरोहर है, उसको बचाने के लिए कोई एक बंदा आगे नहीं आ सकता। ये हमेशा से एक कलेक्टिव एफर्ट ही है, कलेक्टिव एफर्ट ही रहेगा। फिर दूसरा टेक्निक है वाटरशेड डेवलपमेंट के बाद, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे आप क्रॉप को हार्वेस्ट करते हो, वैसे ही बारिश के पानी को हार्वेस्ट करना है आपके सही इस्तेमाल के लिए। तो ये क्या है, लेट्स सी द डेफिनेशन। द स्पेशल मेथड्स one can use to collect rainwater and conserve it is by constructing wells, check dams, farm ponds. The groundwater table should be increased so that water is available for domestic use and for the irrigation. तो वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए हम अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कुआं बनाया, या चेक डैम बनाया, या तालाब बना दिया। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में हम वही बढ़े हुए ग्राउंड वाटर लेवल को डोमेस्टिक पर्पस यानी कि घरेलू उपयोग के लिए या तो सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सके। Now the main objectives of rain water harvesting are as follow। क्यों हम ऐसा करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो सबसे पहले टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर का जो कैपेसिटी यानी कि क्षमता है वो बढ़ाने के लिए, टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, पानी का प्रदूषण यानी कि जल प्रदूषण को कम करने के लिए, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर का जो क्वालिटी है यानी कि गुणवत्ता है उसको भी हम इम्प्रूव करने का कोशिश रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए कर सकते हैं। फर्दर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टू सेव द लैंड रूट्स फ्रॉम waterlogging, to reduce the surface runoff of water, to have enough water to fulfill the domestic requirements of water requirements during summer and during long dry spells, to fulfill the increasing demand of water, to make arrangement to store rainwater
in underground tanks, in high-rise buildings, in cities, and also make arrangements to see that the rainwater percolates in the ground properly. तो इससे ऐसे नीचे के एरिया में, यानी कि जिसका हाइट कम है, जहाँ पे ज़्यादा पानी भर जाता है, ऐसे पानी के भर जाने वाली जगहों को हम बचा सकते हैं, क्योंकि हम जहाँ पे ये बारिश का पानी भर जाता है उसकी जगह हम उसको सही मायने में सही जगह पे उसको स्टोर करते हैं। तो ये इससे वाटर लॉगिंग का इश्यू सॉल्व हो सकता है। दूसरा, सरफेस लेवल पे जो पानी बहता जा रहा है, सरफेस लेवल पे जो पानी कम होता जा रहा है, उसको हम एक जगह पे स्टोर करेंगे, ना कि उसको बहने देंगे, यानी कि ज़ाया जाने देंगे। उसके साथ साथ गर्मियों के टाइम पे, यानी कि लंबे टाइम पे जब सूखा रहता है, तब डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो पानी का समस्या रहता है, उसको कहीं ना कहीं हम हल कर सकते हैं। उसके साथ साथ पानी का जो भी बढ़ता हुआ मांग है, उसको पूरा करने के लिए ये बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। शहरों में जो बड़ी-बड़ी इमारत होती है, वहाँ हम अंडरग्राउंड टैंक्स बना के पानी का स्टोर कर सकते हैं, और बारिश का पानी जो बह जाता है, उसकी जगह पे ऐसे स्टोर किए हुए पानी को ज़रूरत के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, ये एक समझने वाला इंफॉर्मेशन है। अगर आप एक इंच का रेनफॉल, यानी कि 1 इंच बारिश होता है, उसको 2000 स्क्वायर फीट के रूप पे, यानी कि एक मीडियम साइज का घर, उसके रूप से आप 1 इंच बारिश का पानी इकट्ठा करते हो, तो वो 1250 गैलन तक का हो सकता है। मतलब भारी मात्रा में पानी बारिश के तौर पे हम बहने देते हैं। उसकी जगह अगर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रॉपर इस्तेमाल किया, तो पानी की समस्या का हम बेहतर उपाय और आंसर भी ढूंढ पाएंगे। अब जैसे सोच बदलने से आप पूरे समाज में क्या परिवर्तन ला सकते हो, उसका एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल है गुजरात का बेड़ाज विलेज। बेड़ाज विलेज सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम बाय वाटर स्टोरेज। इन्होंने पानी को बचा के, पानी को संचित करके पानी की समस्या का हल अपने आप ही ढूंढ निकाला। बेड़ाज इज अ विलेज इन अरावली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात का अरावली जिले में आया हुआ बेड़ाज करके एक गांव है। द विलेजर्स अडॉप्टेड हार्वेस्टिंग टेक्निक्स टू कंजर्व रेन वाटर। तो उन्होंने बारिश के पानी को संचित करने के लिए एक हार्वेस्टिंग टेक्निक अपनाई। The villagers created an association to solve the problem of water, and they got financial help from the social institutions of village. तो इन्होंने ये वर्षा जल को संचित करने के लिए एक एसोसिएशन बनाया, और गांव की ही सामाजिक संस्था ने इसको वित्तीय सहाय दी, इसको फाइनेंशियल हेल्प दिया। उसके साथ साथ with the awareness that was created by the people of Bedaj village, that they agreed not to allow the rainwater to flow out of the village. तो इसके साथ साथ बेड़ाज के गांव वालों ने ये एक जागरूकता कायम कर ली कि कैसे भी करके ये बारिश का पानी जाया नहीं होने देंगे, उसका सही इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, दे डिपेंड द विलेज पॉन्ड बाय 20 to 22 feet and constructed 10 check dams and 11 farm ponds. They did drip irrigation in 25 hectares and laid pipelines in 10 hectares. तो इन्होंने गांव में जो तालाब था, वो तालाब को 20 से 22 फीट गहरा कर दिया। इसके साथ साथ 10 चेक डैम और 11 खेत तालाब भी बनाए। इतना ही नहीं, इन्होंने 25 हेक्टेयर जमीन में ड्रीप इरिगेशन किया, यानी कि ड्रीप सिंचाई किया, और दूसरे 10 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए पाइपलाइन भी बिछा दी। तो ये एक जबरदस्त क्रांति है कि हम हमारी जो घरेलू समस्या है उसको अपने ही तरीके से हल कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें गवर्नमेंट का या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प चाहिए। The stony and dry land was made greener. About 154 bighas
Land in Bedaj area got the new facility of water supply and about 2.25 crore liters of rainwater was conserved. इतना ही नहीं, पथरीली और सूखी जमीन में जो बेड़ाज गांव फैला हुआ था, अब वही पथरीली और सूखी जमीन हरी भरी हो गई। बेड़ाज के इलाके में तकरीबन 154 बीघा जमीन को पानी की नई सुविधा प्राप्त हुई और तकरीबन 2.25 करोड़ लीटर बारिश का पानी जो बह गया था अब तक या बहता रहता था, उसको संचित किया गया, उसको संरक्षित किया गया। मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 12.5% इन 1 ईयर। और उससे हुआ क्या कि दूध उत्पादन में एक ही साल में 12.5% की वृद्धि हुई। Water storage increased by 20 to 30% due to which the farm production also increased. और इतना ही नहीं, पानी का स्टोरेज 20 से 30% बढ़ गया और उसके चलते खेत उत्पादन में काफी इजाफा हुआ। Today in Meghraj area of Bedaj, the Z crop is fluttering in 134 बीघा of land with the conserved water. आज मेघरज एरिया का जो बेड़ाज गांव है, वहां पे जैद क्रॉप यानी कि गर्मियों के टाइम पे भी 136 बीघा जमीन में ये बचाए हुए यानी संरक्षित पानी से खेती आसानी से और नायाब तरीके से हो रही है। Apart from this, following points should be considered for water management. Water is life, so it is used in a very economic way for gardens, vehicles, toilets and wash basins. जल ही जीवन है और इसलिए इसका उपयोग बगीचों, वाहनों, शौचालय या वॉश बेसिन के लिए समझदारी पूर्वक या अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से होना चाहिए। Through public awareness, the local people should be made to participate in water conservation and its skill management. तो जन जागरूकता के माध्यम के जरिए लोकल लोगों में पानी के संरक्षण एवं उसकी योग्य प्रबंधन के बारे में सहभागी बना के अलग-अलग कार्यक्रम भी किए जा सकते हैं। If possible, the water should be recycled. और यदि संभव है तो पानी को रिसाइकल भी किया जा सकता है। Save the water reservoirs for pollution. तो जलाशयों को हमें प्रदूषण से बचाना पड़ेगा ताकि हमें पानी का अच्छा क्वालिटी मिल सके और जो जल संकट की समस्या है उसका समाधान भी मिल पाए। Water from different water bodies like wells, tube wells and farm ponds should be used instead of using up one source. तो पानी के एक ही स्रोत का उपयोग करने के बजाय पानी के अलग-अलग स्रोत जैसे कुआं, ट्यूबवेल और तालाब का कृषि के लिए एवं पीने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। A watch should be kept on the industrial unit that use up ground water. ग्राउंड वाटर का उपयोग करने वाली औद्योगिक यूनिट पे हमें नजर रखनी चाहिए। रिपेयर द वाटर पाइप सो दैट वाटर सोर्सेज आर नॉट पॉल्यूटेड। पानी की पाइप की योग्य मरम्मत करनी चाहिए ताकि पानी का बर्बादी ना हो। अब ये कॉमन चीज है, आप पब्लिक टॉयलेट में जाओगे तो ज्यादातर और काफी सारी जगहों पे आपको वाटर लीकेजिंग का इश्यू मिलेगा और ये दिखाता है कि पानी हमको सरलता से मिल जाता है और इसीलिए हम उसका ज्यादा वैल्यू नहीं करते। पर अगर हमने आज ये नहीं किया तो कल या परसों उसका ज्यादा प्रॉब्लम या उसका सीवियर इम्पैक्ट हमें ही आएगा या हमें ही भुगतना है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। No uniform steps for water management can be applied for every area. अलग-अलग विस्तारों में अलग-अलग तरीके से पानी का समस्या होता है और इसीलिए ये पानी को कंजर्व करने के लिए एक समान स्टेप हर जगह पे पॉसिबल नहीं है। इसके लिए उसका टॉपोग्राफी, इसका ज्योग्राफी, ये सारी चीज को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा।